एवरीवन। अब ये चैप्टर एक नया चैप्टर है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बहुत ही बेसिक नॉलेज थी। हालांकि हमने अभी तक 6th चैप्टर के बारे में ही पढ़ा है, लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो आपको क्लास के 6th चैप्टर को पढ़ने के लिए काम में आने वाले थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आपकी बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उन्हीं के बारे में रिवीजन करेंगे। पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पूरा तो आपने अपने स्कूल में क्लास में पढ़ लिया होगा। फिर रिवीजन क्यों करेंगे? क्वेश्चन ये भी आता है क्योंकि आपका 29 तारीख को मैथ्स का एग्जाम है, तो उस एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओ, इसीलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं हमने सीख क्या क्या लिया था। जो हमने अभी तक पढ़ा था उसमें हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ शेप पढ़े थे, कि आकृतियों के प्रकार पढ़े थे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। अगर हाँ किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं ना, ठीक है। ठीक है, अगर आपको उसका याद होगा तो हमने एक तो क्लोज शेप पढ़ी थी यानी कि बंद आकृति, और उसके बाद हमने ओपन शेप पढ़ी थी यानी कि खुली आकृति। ठीक है, इसके बाद हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था कि पॉइंट क्या होता है, और कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, ये क्लास आपके जो एग्जाम है ना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो अभी आपको 29 तारीख का एग्जाम है ना उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी मैं बस बता रहा हूं हमने क्या क्या सीख लिया है। उसके बाद हमने रेखाओं के प्रकार सीख लिए थे, जहां रेखा, रेखाखंड और किरण यानी कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ लाइंस यानी कि रेखाओं के प्रकार पढ़े, जहां हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी, समांतर रेखाएं पढ़ी, और लंबवत रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमने फिर कोणों पे आ गए। ठीक है, हमने फिर कोणों के प्रकार देखे। सबसे पहले यदि कोई अकेला कोण दे रखा हो तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, और हमने ये पिछली क्लास में भी रिवाइज किए थे। ठीक है, उसके बाद हम एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण और शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में भी पढ़ा। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो हमने एक तो कोणों के रैखिक युग्म के बारे में पढ़ा, और एक और चीज पढ़ी थी कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक एवं समपूरक कोणों के बारे में। ठीक है, फिर आ गई तिर्यक रेखा। अच्छा, जैसे ही तिर्यक रेखा आई ना तो जो एंगल्स हैं वो हम पेयर्स में देखने लग गए, जोड़े में देखने लग गए, यानी कि दो कोणों को एक साथ देखने लग गए। उसमें हमने अंतःकोण और बाह्य कोण पढ़े थे। फिर हमने युग्म देखा, एकांतर अंतःकोण का युग्म यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाह्य कोण युग्म देखा। यहाँ जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए एकांतर कोणों में या ऑल्टरनेट एंगल्स में कौन सी शेप देखते हैं हम? ये हमने लास्ट क्लास में भी रिवाइज किया था। कौन सी इंग्लिश की एक शेप होती है ना, कौन सी शेप देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स में? हम कौन सी शेप, कौन से अक्षर देखते हैं? कौन सा अक्षर देखते हैं? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, हम जेड देखते हैं। अब वो किसी भी तरह का जेड हो सकता है, उल्टा, सीधा, टेढ़ा, कैसा भी हो सकता है, बस जेड के तरह की आकृति होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद हमने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म देखा। अच्छा, ये काफी आसान है। एक तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड हो और इंटीरियर एंगल्स हो, तो वो क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने संगत कोण भी देखे थे। अब संगत कोण के लिए बताइए हमने कौन कौन से वो देखे थे संगत कोण के लिए? बहुत बढ़िया, अगर आपको ये याद है ना, ये याद है तो आपने तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन जो भी एंगल्स बनाती है ना वो तो आसानी से आप बता ही सकते हो। ठीक है, अब हमने ये देखा था अभी तक, तो यहां तक क्या था, यहां तक तो हमने प्रकार देखे थे कि जो तिर्यक रेखा है वो जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस को काटे, किन्हीं भी दो लाइंस को काट सकती है, जो चाहे पैरेलल है या नहीं है। फिर इनके बाद हमने कुछ स्पेशल कंडीशन देखी थी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा है वो क्या करे। अच्छा, एक मिनट रुकना। सत्यवान नागर जी, अगर आप ऐसे अननेसेसरी कमेंट करोगे ना तो क्लास से निकाल दिए जाओगे। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना है या फिर जाना है। ठीक है, आप कमेंट करो, रिलेवेंट कमेंट करो जो कि काम के हो। आप अननेसेसरी कमेंट करोगे तो बिल्कुल। आवाज नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है अभी आवाज। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कमेंट केवल ऐसे ही करेंगे जो काम के हों, अननेसेसरी कमेंट करने का कोई पॉइंट है नहीं। ठीक है, चलिए, हमने क्या देखा था कि यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो उस केस में बने संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब चाहे वो एकांतर अंतःकोण का युग्म हो चाहे एकांतर बाह्य कोण का, यानी कि चाहे वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर हो
या फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर हो, वो इक्वल होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज ध्यान रखनी होती है, अंतःकोण गुण। अच्छा, इसमें बताइए क्या अंतःकोण बराबर होते हैं? एक ही साइड बने इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं? बताइए सभी, यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया, हाँ आज आपको याद है। बराबर नहीं होते तो फिर क्या होता है, सम कितना होता है इनका? इंटीरियर, हाँ इंटीरियर, एक ही साइड बने जो 180। अंतःकोण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर आपको ये सब याद है ना, तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक बेसिक वो पढ़े थे ना, सिंगल सिंगल। अब क्वेश्चन टफ कैसे बनता है इनका, मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम में आ जाएंगे। जैसे जब हमने केवल संगत कोण का वो पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, वहां केवल हमने संगत कोण ही पढ़े थे, वहां एकांतर कोण नहीं पढ़े थे। और जब हमने एकांतर कोण पढ़ा था तो वहां केवल एकांतर कोण पढ़े थे, वहां ना तो हमने संगत पढ़े थे ना अंतः कोण पढ़े थे। ठीक है, इसलिए वो आसान लग रहे थे। जब हम इन सभी कॉन्सेप्ट को आपस में मिक्स कर देंगे और सभी को आप एक साथ ढूंढोगे तो थोड़ा सा कठिन लग सकता है आपको। लेकिन अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आते हैं ना, तो फिर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ एक्सियम्स की बात कर लेते हैं। अभिग्रहित आपके उसमें दे रखी है आपके सिलेबस में, तो उनकी बात करें तो आपको एक अभिग्रहित ये दे रखी है कि यदि एक किरण, ठीक है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्या है एक्सियम? कि इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, या एडजेसेंट एंगल्स की बात होती है, सो फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अच्छा, इसके बारे में तो वैसे हम पढ़ भी चुके हैं। हमने यही पढ़ा ना कि यदि एक इस तरह की रे हो या किरण हो जो कि ऋजुकोण, नहीं ऋजुकोण कैसे होगा? अच्छा, ऋजुकोण अब योग होता है ना, देखो योग जब भी होता है तो उसको हम ऋजुकोण नहीं बोलते। ठीक है, ये तो हमने पेयर ऑफ लीनियर, हाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। कोणों का रैखिक योग जब हमने पढ़ा था ना, तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये क्या होता है कि ये जैसे ये दोनों कोण, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, ये दोनों क्या इस सीधी लाइन पर बने हुए हैं। तो इन दोनों का जो सम है, जो दोनों का योग है, वो 180 डिग्री या 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, आपका आंसर सही हो सकता था, लेकिन मैंने बताया ना कि ऋजु कोण जब भी हम पढ़ते हैं तो वो अकेले कोण की बात करते हैं। यदि कोई अकेले कोण का मान 180 हो तो वो ऋजु कोण या स्ट्रेट एंगल होता है। अब यहाँ तो दो कोणों का सम 180 है ना, दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो ये ऋजु कोण नहीं होगा। तो ये क्या होगा? कोणों का रैखिक युग्म होगा। अच्छा, सप्लीमेंट्री होगा क्या? बिल्कुल सप्लीमेंट्री भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एक सीधी रेखा पर बना हुआ है। अच्छा, मैंने ना पिछली क्लास में आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था। आपको बताइए, आपको समझ में आया? सब याद है अभी तक सभी को? कोणों का रैखिक युग्म और संपूरक कोणों के बारे में अंतर बताया था। याद है क्या सभी को? अच्छा, अगर आपको याद है ना, हाँ अगर आपको याद है ना, बहुत बढ़िया। तो सुमन देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपना नाम बताओगे, आपका नाम क्या है? सुमन देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? बोल के भी बता सकते हो, लिख के भी बता सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे। सुमन देवी के नाम से जो भी बच्चा है। आपने यस लिखा है ना अभी? सुमन देवी के नाम से जो भी बच्चा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुमन देवी के नाम से आपको नहीं पता कि कौन सा बच्चा है सुमन देवी के नाम से? रितिका। अच्छा, ठीक है। रितिका, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को? रितिका, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो? हाँ बताइए, हरपाल सुंदा के नाम से जो बच्चा, हाँ आप बताइए। आपको क्या कुछ डाउट है क्या? पहले ये बताओ, आपको कोई डाउट है? हरपाल सुंदा के नाम से जो भी बच्चा है, आपको डाउट है क्या? अच्छा, तो आप हैंड रेज कर रहे थे, आप बता रहे थे कि नहीं? मैं रितिका से, ठीक है, मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछता हूँ। मैं दूसरे बच्चे से पूछूं, कोई बात नहीं। आ, दक्ष वर्मा, दक्ष वर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है?
दक्ष वर्मा के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? अंजलि। अंजलि है क्या? दक्ष वर्मा के नाम से जो बच्चा है। बहुत बढ़िया। हाँ अंजलि, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो क्या? यस और नो? आप अनम्यूट कर सकते हो? ठीक है। आपको ना अनम्यूट करके ये बताना है कि हमने लास्ट क्लास में क्या अंतर सीखा था। देखो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर आपको याद है तो बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बताना ही बताना है। याद है तो बस ऐसा बता दो, जो भी याद हो ऐसा बता दो, चलेगा। किस किस में? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में और सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कोणों के रैखिक युग्म में और संपूरक कोणों में क्या अंतर है। क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, मतलब योग 180 होता है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर होता है। आप बताओगे? देखिए लास्ट क्लास में मैंने ऐसे किया था ना, पूछा था। इस क्लास में भी ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ अंजलि बताओगे अब? ये बताओ पहले, आप अनम्यूट करके बता सकते हो क्या? अंजलि आप अनम्यूट, यस और नो भी लिख दो, अगर नहीं बता सकते आप कमेंट पे भी नो लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ये बता सकते हो तो अनम्यूट करके बता दो। ठीक है, भूल गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है, उन नाम क्या है आपका? सीमा रानी के नाम से जो बच्चा है। शिखा। हाँ शिखा। यस, आप बताइए। सर जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या? पक्का? हुज नॉन कॉमन आर्म्स। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से बोलो। दोबारा से बोलोगे अब? नहीं, आपकी लीनियर आवाज पेयर नहीं। ऑफ एंगल हाँ, adjacent angle whose non-common arms form a straight line। स्ट्रेट लाइन, ये किस केस में है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ना। करेक्ट। हाँ कि और एडजेसेंट, हाँ करेक्ट। सप्ली हाँ, सर आपकी आवाज सॉरी फिर से ब्रेक हो गई। पहला वाला एकदम करेक्ट था। सप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या है? नहीं, अच्छा, अमन के नाम से जो भी बच्चा है, अमन इंदौरा, आपने बोला है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होते। 180 नहीं होते ना, 180 डिग्री के होते हैं। ये भी होते हैं, ये भी होते हैं 180 डिग्री के। अच्छा शायद आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, मैं यहाँ भी बता देता हूँ क्या होता है। कि यदि मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करूं, तो जितने भी कोण होंगे ना, वो एक स्ट्रेट लाइन पर ही बने हुए होंगे। मान लो एक ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हो सकता है कि ये कोण हो, वो ये दोनों। ठीक है, ये दोनों कोण, मतलब एक तो मान लो ये कोण होगा, मान लो ये है कोण नंबर 1 और ये है कोण नंबर 2। ठीक है, अब ये कोण नंबर 1 और 2 क्या होंगे? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे 1 और 2, क्यों? क्योंकि ये इस रेड वाली स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, अब इनका सम कितना होगा? सिंस ये स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं, तो इनका सम तो 180 होना ही है। हाँ, सम तो इनका 180 होना ही है। ठीक है, अब ये तो हो गया लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं हम, दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर संपूरक कोण। अब देखिए संपूरक कोण में क्या है, उसका ना तो कोई सीधी लाइन से रेखा लेना देना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। बस इतना सा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में कि जो दो कोण है उनका सम
180 होना चाहिए, नहीं 180 ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। तो आप पूछोगे कि सर क्या ये एक और दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? बिल्कुल हैं। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, यानी कि ये कोणों का रैखिक युग्म भी बनाते हैं और ये समपूरक कोण भी हैं। समपूरक कोण में बस एक चीज होनी चाहिए कि दो एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता सप्लीमेंट्री एंगल्स में कि वो कहां बने हुए हैं, किस तरह से बने हुए हैं, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में मतलब कोणों के रैखिक युग्म में ये फर्क पड़ता है कि वो किस प्रकार बने हुए हैं। ठीक है, मान लो ये दो कोण है, एक तो ये हो गया, ये मान लो हो गया 60 डिग्री, ठीक है, और एक ये कोण हो गया, ये मान लो हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सम तो यहां भी 180 है ना, अगर मैं यहां का सम निकालूं तो 60 प्लस 120 ये भी 180 है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं इन वाले दोनों कोणों की, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स तो होंगे क्योंकि इनका सम 180 है, लेकिन ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा पर नहीं बने हुए। ये 60 डिग्री का अलग लाइन पर बना हुआ है, ये 120 डिग्री का अलग लाइन पर बना हुआ है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये 180 होना चाहिए, कैसा भी हो चाहे। ठीक है, कैसे ही बने हो, चाहे एक लाइन पर बने हो। इक्वल होता है क्या? कौन सा इक्वल? किसकी बात कर रहे हो आप? एक बार अनम्यूट करके बता दीजिए, अमन के नाम से जो भी बच्चा। इक्वल किसके लिए पूछ रहे हो? सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल मतलब 90 90 क्या ऐसा पूछ रहे हो आप कि 90 90 के दो हो जाएं, ये पूछ रहे हो आप? अच्छा, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो बिल्कुल हो सकते, क्यों नहीं हो सकते। दो अगर एंगल्स 90 90 डिग्री के हैं तो वो भी सम 180 होना चाहिए। देखिए, और कोई दूसरी कंडीशन है ही नहीं, और दूसरी कंडीशन है ही नहीं। इसी तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कंडीशन है कि सम तो 180 होना ही चाहिए, लेकिन वो एक ही लाइन पर बने होने चाहिए वो सारे एंगल्स। तो यहाँ ये 1 और 2 एक ही तो लाइन पर है, इस रेड वाली पर, इस रेड वाली लाइन पर, इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, जबकि सप्लीमेंट्री, हाँ तो ये 1 और 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। ठीक है, लेकिन यदि मैं इनकी बात करूं तो ये केवल सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं है, क्योंकि एक सीधी लाइन पर नहीं बने हुए, स्ट्रेट लाइन पर नहीं बने हुए। आया सभी को समझ में दोनों में अंतर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि कोणों का रैखिक युग्म, और सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि समपूरक कोण, दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, अगर आपके समझ में आया है तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एक और थ्योरम है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि यदि दो लाइंस इंटरसेक्ट करें, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं ना, ये हम पढ़ चुके हैं कि नहीं? ये बताओ कि शीर्ष अभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए अब हम देखो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं सभी को। पहले अच्छा, ये ना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो। ठीक है, अब ये बताना है आपको, देखो हिंदी वालों को हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शंस आपको लेफ्ट साइड में दे रखे हैं, और अभी ये इसका आंसर देना है आपको पोल में जाके। ठीक है, आंसर कहाँ देना है? पोल में जाके। सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। अच्छा, इसका आंसर निकालने में थोड़ा सा समय लग सकता है, अभी पोल नहीं दिखेगा, कुछ सेकंड में आपको पोल देखने लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है? देखो हमें एक डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है, जिसमें दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। अगर ये काट रही हैं तो कुछ एंगल्स भी बन रहे होंगे। अब उन एंगल्स में ना दो का हमें रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है दो कोणों का। दो कोणों का अनुपात है 5:7, यानी कि दो एंगल्स का जो रेशियो है। अब कौन कौन से एंगल? पीओआर एंड एंगल आरओक्यू, इन दोनों का रेशियो क्या है? 5:7। तो हमें एंगल पीओआर की वैल्यू बतानी है कि पीओआर की वैल्यू कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे, सभी। आराम से सॉल्व कीजिए। देखो जो अभी तक हमने पढ़ा है ना उसी पर बेस्ड है, आपने ये क्लास में भी सॉल्व किए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो आज की क्लास आपकी बस रिवीजन क्लास है, ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छे से आंसर कर पाओ।
कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर दे चुके हैं। अच्छा, इस केस में काफी सही जा रहा है आपका आंसर, कुछ बच्चों का तो काफी सही है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल है कि बुक में पता नहीं, देखो ये मुझे नहीं पता। मुझे क्यों नहीं पता, क्योंकि ना ये जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन पे जो स्लाइड्स होती है ये, और स्लाइड्स को दूसरी टीम बनाती है, मैं नहीं बनाता। तो हो सकता है एग्जाम्पल हो, इसलिए सही कर पा रहे हो क्या? याद है आपको आंसर? याद है इसलिए सही कर पा रहे हो क्या? ऐसे नहीं होना चाहिए, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आंसर हमेशा याद नहीं करने होते, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हो सकता है, देखो अभी आपकी बुक में है 5:7, मान लो एग्जाम में उल्टा आ गया तो 7:5, या कोई और दूसरा रेशियो आ गया तो निकाला है ना? हाँ, निकालना ही चाहिए। यस, बहुत बढ़िया। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है शिवकांत के नाम से? हाँ, अच्छा आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, बहुत बढ़िया बात है। आपका नाम क्या है? शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा, आपका नाम क्या है? आपको कॉन्सेप्ट पता है, बहुत ही अच्छी बात है, शिवकांत ही है ना? अच्छा, आपको पता है ना कि कमेंट में आंसर नहीं लिखना? यस और नो? आपको पता है ना कि कमेंट में कभी भी आंसर नहीं लिखना होता? यस और नो लिख के बताओ, क्योंकि बाकी के सभी बच्चों को पता है, किसी ने भी आंसर नहीं लिखा, केवल आपने आंसर लिखा है कमेंट में। ठीक है, तो आगे से आप याद रखोगे कि आपको कमेंट में आंसर नहीं लिखना, ये आपको आगे से ध्यान रखना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लिख दिया तो चलिए 5 सेकंड रुकते हैं। देखिए अब काफी हो गए, 5 नहीं 10 सेकंड रुकते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 10 सेकंड वेट करते हैं हम। जल्दी से आंसर कर लो, अगर किसी ने आंसर नहीं किया है तो जल्दी से आंसर कीजिए, हम 10 सेकंड रुकते हैं, कोई बात नहीं। आप बस ध्यान रखना कि कमेंट में आंसर नहीं लिखना होता। 10 सेकंड में जल्दी से आंसर कीजिए आप। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। अच्छा, अब इसका आंसर कैसे पता चलेगा? पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन POR कौन सा है। तो P से स्टार्ट करो, O से होते हुए R पे पहुंच जाओ। तो P से स्टार्ट किया, O से होते हुए हम R पे पहुंच गए। ये जो कोण बना है, ये वाला कोण है। और दूसरा कौन सा है? ROQ। अब ROQ कहाँ है? R से स्टार्ट करो, ठीक है, O से होते हुए Q पे पहुंच जाओ, Q पे, ये हो गया। तो ROQ ये वाला कौन हो गया। ये 5 और 7 के अनुपात में दे रखे हैं। अच्छा, मैं इसको इरेज करके ना डायरेक्ट मैं ये लिख लेता हूं, ये 5 और 7, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, ये 5 और 7 तो चलो ठीक है, अगर मैं इसका टोटल सम का वो सम करूं, टोटल का कितना आएगा? इसका टोटल सम, टोटल सम कितना आएगा इसका? नहीं 5 और 7 का नहीं, 5 और 7 का नहीं, सॉरी सॉरी, 5 और 7 का नहीं, एंगल कितना होगा? ये टोटल जो एंगल है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया वो बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया, इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब हमें 180 डिग्री को किस में बांटना है? 5 और 7 के भाग में बांटना है, मतलब दो भाग करने हैं इसको, कि एक को टोटल कितने करने हैं, कि एक को 5 हिस्से जाए, एक को 7 हिस्से जाए, इस तरह के हिस्से करने हैं। अब हम कैसे हिस्से कर सकते हैं? ये तो देखो रेशियो आपने पढ़े ही होंगे। ये क्या होता है कि टोटल हमें किसको करना है? 180 को करना है। अब 180 को किस में कितने में करना है? तो आप रेशियो को ऐड कर दो, 5 और 7 कितने होते हैं? 12। ठीक है, अब ये तो होगा इसका एक हिस्सा, ये तो होगा इसका एक हिस्सा, 180/12 कर दो तो ये तो होगा एक हिस्सा। अब एक हिस्सा कितने के बराबर आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। 12 × 1 = 12, 5 = 60, 12×5 = 60, तो 15 के बराबर आएगा। इन कोणों का जो एक हिस्सा है वो 15 के बराबर आएगा, लेकिन ये 5 हिस्से के बराबर है, तो 15 × 5 करना पड़ेगा। ये 5 हिस्से के बराबर है तो 15 × 5 करना पड़ेगा, 15×5 = 75। ठीक है, और ये नीचे वाला कितना है? ये 7 हिस्से के बराबर है। अब 15 × 7 इसके लिए करना पड़ेगा, 15 × 7 कितना होगा? 15×7 = 105। ठीक है, 105। अच्छा, एक जो 5 हिस्से के बराबर था उसका मान आया है 75, जो 7 हिस्से के बराबर था उसका मान आया है 105। अब हमसे कौन सा पूछा है? हमसे पूछा है POR का मान। कौन सा पूछा है? कौन POR? POR कौन सा है? जिसका 5वां हिस्सा, ये है ना, ये POR जिसका 5वां हिस्सा है, ये तो 75 के बराबर है। अगर ये 75 के बराबर है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इससे। ये सभी को आया समझ में? ये सभी को आया कि समझ में? अच्छा, आपको डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, क्योंकि अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो फिर कैसे क्लियर होगा डाउट। हाँ डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, हाँ ये भी आपकी बुक का है। अब देखते हैं कि कितने बच्चों को आंसर याद है। कितने बच्चों को आंसर याद है ये देखते हैं। चलिए सभी को देखिए, इस बार भी पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। अब याद करके क्या फायदा है, आप ऐसे बताओ कि आंसर क्या होगा। आपको सी का मान बताना है इंग्लिश में। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इंग्लिश में है, ठीक है, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में भी देख लो, कोई बात नहीं। अच्छा, इंग्लिश में हिंदी में वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, बस मैं जो बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ दे रखा है हमें। एक तो दे रखा है कि एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट करती हैं, दो रेखाएं जो एक्स वाई और एम एन वो एक दूसरे को काटती हैं बिंदु ओ पर यहाँ, ठीक है। और ये बताया है कि जो कोण पी ओ वाई है वो 90 डिग्री का है। ए अनुपात भी 2:3 दे रखा है, तब हमें सी बताना है। तो इसमें इंग्लिश हिंदी का इतना फर्क नहीं है, आप कोई से भी उससे सॉल्व कर सकते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे केवल, ठीक है, ताकि अब समझ तो हमने सब कुछ लिया ये पिछली क्लासेज में। अब हम आज हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपके कंफ्यूजन या डाउट्स क्लियर हो जाए। हाँ, हमें क्या बताना है कि एम एन और एक्स वाई इंटरसेक्ट करती है ओ पर, और हमें एंगल पी ओ वाई, एक एंगल हमें राइट एंगल या समकोण दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये बताना है कि सी का मान कितना होगा। ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग। अच्छा, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम रिवीजन कर रहे थे, आपका भी एग्जाम होने वाले हैं ना 29 तारीख को, उसका रिवीजन कर रहे थे, तो उसी के उसमें एक क्वेश्चन है। आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? सरिता देवी के नाम से जो भी बच्चा है, आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया है? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये ऑप्शन रॉन्ग है क्या? आपको रॉन्ग लग रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट में लिख दो फिर। अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आंसर इनमें से चारों ऑप्शंस में से कोई नहीं है, तो आप अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हो। कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दो। अगर आपको गलत लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, काफी समय हो चुका है ना, अब हम लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। 10 सेकंड और वेट करते हैं। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ना सही आंसर किया है, शायद ऑप्शन तो सारे सही हैं, ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए सभी। 10 सेकंड बचे हैं आपके पास, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अच्छा, अब हमें देख क्या क्या रखा है, पहले तो ये देख लेते हैं। देखो, एक तो हमें ये दे रखा है ये कौन 90 डिग्री का है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी कितना हो जाएगा बताना, a प्लस बी कमेंट में बताना। अगर ये 90 का है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये सभी बताएंगे। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा आपको रेफरेंस के 80। लिए वो भी देखो, ये एक सीधी लाइन है, टोटल 180 होगा, उसमें से 90 ये रह गया। बहुत बढ़िया, a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, a प्लस बी 90 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये भी तो दे रखा है ना कि a और b का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो
एक का वो निकालते हैं पहले हम। अनुपात का सम कितना होगा इन रेशियो का? 2 + 3 5 ना, 5। तो यदि मैं ए निकालना चाहूं, देखिए ए निकालना चाहूं तो ए कितना निकलेगा? पहले तो 90 को 5 हिस्सों में तोड़ो, ठीक है। अब ए का रेशियो कितना है? 2। ये सभी को समझ में आया कि ये निकलेगा 36 डिग्री। ये बताओ पहले ए कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमें ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इन दोनों का सम आएगा 5। पहले रेशियो का सम करते हैं हम, इनका सम आएगा 5। अब हमने ए निकालना है तो ए 2, इसका ये दूसरे भाग के बराबर, 2 भागों के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, जो टोटल दे रखा है पहले उसको 5 में डिवाइड किया और ए को देने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसी तरह से बी बता सकते हो कमेंट में लिख के। चलो बी बताइए, बी कितना आएगा? बी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे बी कितना आएगा। बी कितना आएगा जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के। बी कितना आएगा जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के। सर आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि यहाँ ए और बी का जो रेशियो है ना वो 2:3 दे रखा है। तो ए के लिए कौन सा नंबर है? 2 ना, ए के लिए 2 और बी के लिए 3, इसलिए। आया समझ में? तो सर आपने 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये तो बी के लिए है ना, जब हम बी निकालेंगे तो लेंगे। समझ रहे हो आप? ओके सर। ठीक है। रेशियो हमेशा ऐसे ही तो होते हैं, जो पहले लिखा होता है उसके लिए पहला नंबर। यहाँ ए पहले है तो पहला नंबर 2 ए के लिए आएगा। यहाँ बी बाद में है तो जो बाद में वाला रेशियो है वो बी के लिए आएगा। ये सभी को ध्यान रखना है। हाँ, इस तरह के डाउट पूछ लिया करो। यही अगर आप यहाँ नहीं पूछोगे ना तो एग्जाम में गलत कराओगे। इससे अच्छा तो पूछ लो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। बहुत बढ़िया। हाँ, अब आया है ना सभी का आंसर, बहुत ही बढ़िया। 90, देखिए ये तो 90 डिग्री है ना सम, 90/5, ठीक है। इसका सम है 5, लेकिन बी के लिए रेशियो कितना है? 3, तो बी के लिए इंटू 3 कर दिया। अब ये काटेंगे इसको, 18 बार कटेगा ये। 18 तिया 54 या 18 3 जा 54, ठीक है। 18 3 जा 54। अब बी कितना आ गया हमारे पास? 54। अगर आपको पास ये आ गया ना, देखिए मुझे थोड़ा थोड़ा तो आंसर दिखने लग गया है। कैसे कि मैं बी पे लिख सकता हूं या 54, ठीक है। और मुझे सी बताना है। अब बी और सी में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख गया, आपका पता नहीं। मुझे क्या दिखा कि बी और सी जो है वो एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं। सर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सम कितना होगा? दोनों का सम कितना होगा जल्दी से बताइए। अगर ये एक सीधी रेखा पर बने हुए हैं तो दोनों का 180 सम डिग्री। कितना होगा? सम होगा 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात है। किस किस का? बी प्लस सी का। बी प्लस सी कितना होगा? 180। और उसमें से बी तो हम निकाल ही चुके हैं ना, 54। तो बी की जगह रख दो 54 प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब सी कितना आ गया? 180 माइनस 54 या 54। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 126 आएगा। ये 126 आएगा, ठीक है। हाँ जी, अब आप बताओ, ये आप सभी को समझ में आया ना? देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अभी तक जो हमने सीखा था ना, आज की क्लास में नहीं, इससे पहले जितनी भी क्लास हुई है ना वही काम में आ रहा है। लेकिन यहाँ 2-3 चीजें एक साथ काम में आ गई हैं। क्या क्या? कि एक तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। एक दूसरी फिर ये वाली स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो 180 होगा। रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सर 5 तो 2 और 3 का ऐड हो गया और हाँ, 2a हो गया, तो 90 क्या हुआ सर? 90 तो सम है ना, ए प्लस बी 90 दे रखा है हमें। 90 कहां से आया? देखिए नहीं, दे नहीं रखा। देखो ये टोटल एंगल कितना होगा ये बताओ पहले। टोटल एंगल कितना होगा ये? सर 180। 180, ठीक है। अब इस 180 में से पीओवाई यानी कि पीओवाई ये वाला कोण हमें 90 दे रखा है, ये वाला। अब बचा हुआ कितना होगा? 90। 90। और उसमें क्या क्या दे रखा है बचे हुए में? ए और बी तो दे रखा है, यस यानी सर। कि ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये 90 होगा, 90। ठीक है। अब ए प्लस बी 90 है। देखिए ए प्लस बी तो हमने निकाला है ना, 90 है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए और बी का रेशियो है वो 2:3 में है। मतलब अब इसका मतलब समझो कि क्या है। इसका मतलब ये है कि इस 90 को हम इस तरह से तोड़ें कि 2 हिस्से तो ए को मिल जाएं और 3 हिस्से बी को मिल जाएं। इसका मतलब ये होता है रेशियो का मतलब, क्योंकि दोनों का सम 90 है ना, मतलब 90 को ही बांटना है हमें ए और बी में। अब इस तरह से बांटना है कि 2 हिस्से तो
ए को मिल जाए और 3 हिस्से बी को मिल जाए। अब हम इसको बांटते कैसे हैं, तो 2 और 3 हिस्से को तब बांटेंगे ना, पहले हमें एक हिस्से का मान पता चल जाए कि 90 के एक हिस्से का मान कितना है। तो एक हिस्से का मान कैसे पता चला कि 90 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये तो आ गया एक हिस्सा। अब चूंकि ए को हमें क्या करना था, ए को हमें 2 हिस्से देने थे इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, और बी को हमें 3 हिस्से देने थे तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से ए और बी आ गए। ए और बी जब हमने निकाल दिए तो हमें पता है कि बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा, बी और सी का सम भी 180 डिग्री होगा। तो यहां से बी हमें पता ही था और इससे सी निकल गया। अब सभी बताइए, अब सभी बताइए समझ में आया ना। अगर ये तो हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी। देखिए डाउट हो तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, हम ना जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर एक क्वेश्चन बार बार पूछना तो पूछ लो, लेकिन क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए ये तो हमने अभी देख ही लिया था। इसके अलावा हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे ही पहुंच जाता हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ही पहुंच जाता हूं। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन है। अब आपके इसमें आंसर कैसे करोगे, इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं। अच्छा तो आप आंसर ना इस वाला केस में कर देना, ये वाला करें कि ये वाला। अच्छा बताओ, पहला वाला एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पहला है ये दूसरा है, बताओ कौन सा सॉल्व करना है आपको, कमेंट में लिख के बताओ पहला कि दूसरा कौन सा सीखना है। फिर से दिखा देता हूं, ये तो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला। जो टफ लग रहा हो वो बताना, क्योंकि इजी लग रहा है तो उसे तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना। जो टफ लग रहा है वो बताना, दोनों में से कौन सा लग रहा है देखने से। सेकंड वाले को ज्यादा वोट है तो चलिए सेकंड वाला करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, समय हुआ तो फर्स्ट वाला भी कर लेंगे। चलिए इसीलिए क्या सर सेकंड वाला इजी है इसीलिए। सेकंड वाला इजी है क्या? यस सभी को लग रहा है कि सेकंड वाला इजी है? बताना कमेंट में, सेकंड वाला इजी है। यस सर, सेकंड वाला इजी है। अच्छा सबको पता है ना, फिर ये क्यों करना? नहीं नहीं, इजी क्वेश्चन तो हमें करने ही नहीं है ना, क्योंकि सर इजी तो फर्स्ट आप आराम से, हाँ इजी तो आप आराम से कर ही दोगे ना। तो फर्स्ट वाला करते हैं फिर। तो इजी तो आप आराम से एग्जाम में कर ही लोगे ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आज एग्जाम आज नहीं है ना, एग्जाम है 29 को, उस दिन आसान लगनी चाहिए। आज तो वो क्वेश्चन करो अब जो आपको टफ लग रहे हो। ठीक है, आज तो आपको वो करने हैं जो टफ लगे आपको। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपको क्या दे रखा है कि P और RS, आपको कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, आंसर ना कमेंट में लिख देना, क्योंकि अभी इसके लिए ऑप्शंस नहीं है, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। ये दोनों रेखाएं PQ, एक तो ये वाली रेखा, और RS, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। और हमें एक कोण ये 135 दे रखा है, एक 40 दे रखा है, और हमें पूछा है XMY, यानी कि ये वाला कोण पूछा है पूरा। ठीक है, ये वाला कोण पूछा है। अब बताइए इसका मान कितना होगा। ओके, ये याद है क्या आपको? क्योंकि ये भी बुक का आंसर है, बुक का क्वेश्चन है, सॉरी। अच्छा सबको याद है। सुनो अभी क्या है, हाँ अभी क्या है, जो भी बच्चा आंसर कर रहा है ना, मैंने उसके एक्सप्लेनेशन जरूर पूछूंगा कि इसको एक्सप्लेन करो। तो आंसर केवल वही बच्चा करेगा जो एक्सप्लेन कर सकता है। मैं इसको समझूंगा आपसे ही। अगर आप में से कोई भी ये बता रहा है कि इसका आंसर जो भी 85 है, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, तो वही बच्चा आंसर करेगा जिसको रीजन पता हो। ठीक है, तो पहले आप सॉल्व कर लो। हाँ जी, ये हिंट मैं दे देता हूँ, बिल्कुल हरपाल के नाम से जो भी बच्चा, आपने हिंट दे दी है, मैं भी दे देता हूँ हिंट, कि एक लाइन हम बनाते हैं। कौन सी लाइन? जो इन दोनों के समांतर हो, इस तरह की एक रेखा बना दी। ठीक है, अगर आपने इस तरह से बना दी तो अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आसान कैसे? अब आपको यहां से दिख जाएगा कि ये तीनों रेखा, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, तीनों रेड लाइन समांतर हैं। समांतर हैं तो अब तो आसानी से बता ही सकते हो। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, अब तो ये बहुत ही आसान हो गया। अच्छा मैं एक और हिंट दे देता हूं, 2 कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। एक तो एकांतर अंतःकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक ही तरफ बने अंतःकोणों का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और हिंट मैंने दे दिया, एक और हिंट मैंने दे दिया। सर एक तो 40 डिग्री का हो जाएगा। कैसे, क्या, किस रीजन से, कौन सा सर कॉन्सेप्ट लगेगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, और दूसरा? सर 180 माइनस 40। ओके करेक्ट, लाइन का नहीं नाम सर, है। 180 माइनस 40 नहीं होगा। हाँ
तो क्या होगा? अ, ये लिख तो रहा है आप, ये आप डायग्राम देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा कितना होगा। सर जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में जो एंगल्स बनते हैं सर, एक तो वो उनका होगा सम, उनका सम 135, कितना होता है? 180, सर 180। उसमें से 135 एक है तो 135 माइनस कर देंगे सर। एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे 90 आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप 90 किसका आंसर बता रहे हो? फाइनल आंसर है क्या 90 आपका? ये और बता दो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिसका आंसर जो है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ये, कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, सबसे पहले पहले यहीं से देख लेते हैं कि हमने लाइन क्यों कंस्ट्रक्ट करी है, एक लाइन क्यों बनाई। क्वेश्चन ये भी तो आना चाहिए कि आपने लाइन क्यों बना दी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइन बनानी है। देखिए, जैसे मैंने यहां से देखा तो मैंने क्या देखा कि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइंस। अब मैंने ये पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस को यदि एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, ठीक है, तो मैं कुछ एंगल्स को इक्वल बता सकता हूं, कुछ का सम 180 होता है। वो कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप के एंगल हैं। लेकिन यहां जब मैंने देखा तो मैं यहां क्या देखता हूं कि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, दो अलग अलग लाइन है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने कोई भी नहीं पढ़ा है। तो यदि मैं कुछ इस तरह की लाइंस बता दूं, यदि मैं इसके बगैर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अच्छा ये कोई रीजन थोड़ी ना, इसके बगैर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। मतलब बनाना भी क्यों, ये भी तो जरूरी है ना। आपको एग्जाम में कैसे लगेगा, मान लो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, कुछ और बनाना पड़ गया, तो ये भी तो है ना, ये तो आपके बुक में है इसलिए आपको याद है। मान लो बुक का नहीं आया, कहीं बाहर का आ गया, तो ये रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो हमने लाइन क्यों बना के देखी, मैंने फिर वही बताया कि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें ये पढ़ा है कि यदि दो पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, तो उनके बीच में एक लाइन होनी चाहिए, या तो इस तरह की या इस तरह की। अगर दो लाइन हो गई, या तो इस तरह की दो अलग अलग लाइंस या इस तरह की, तो हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता इनका। फिर मैं कैसे करूंगा? फिर मैं ऐसे कोशिश करता हूं कि इस तरह का कुछ बना दूं कि एक ही लाइन रह जाए बीच में। ठीक है, एक लाइन रहने से क्या है कि मैं कुछ एंगल्स को फिर बता सकता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक इस तरह की लाइन बनाई बीच में, और उससे मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। ठीक है, इसको बनाते क्या फायदा हुआ है कि एक तो ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, और एक ये भी इनके पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे एक पता चल गया कि अब मुझे पैरेलल लाइंस मिल गई, और एक तो इन दोनों के बीच में ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, लाइन नंबर 1 और 2 के बीच में, इसको मैं 3 नाम दे देता हूं, और 2 और 3 के बीच में ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब मुझे क्या हुआ, मेरे बहुत सारे डाउट्स थे जो क्लियर हो गए, कि एक बीच में लाइन बनाने से ही ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। क्या कि एक तो अब मैं कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं ट्रांसवर्सल लाइन पे, अगर पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करे, ठीक है, यानी कि यदि तिर्यक रेखा तो समांतर रेखाओं को कट करे, तो मैं एक ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। चलिए ये लगा लेते हैं और इसमें देखते हैं कि कहाँ क्या क्या आंसर आएगा। सबसे पहले ऊपर की साइड देखो तो ये कोण दे रखा है मुझे 135, ठीक है। अगर मुझे, क्योंकि ये वाला पूरा एंगल निकालना है, ये वाला पूरा एंगल, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 हिस्सों में निकालूंगा, क्योंकि भी एक लाइन बना दी तो पहले मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ये निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लो इसका नाम है कोण नंबर 3 और इसका नाम है कोण नंबर 4। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने 3 और 4 बस ऐसे ही रख लिए। अब मुझे ये पता है कि 135 डिग्री और कोण 3, इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा। कैसे होगा? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब एंगल 3 प्लस 135 डिग्री, इनका सम है या इनका योग है वो 180 डिग्री होगा। अब यहां से मैं एंगल 3 आसानी से निकाल सकता हूं कि 180 डिग्री माइनस 135, और इसको जब करोगे तो ये 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब एक तो 45 आ गया एंगल 3, अब एंगल 4 कैसे निकलेगा? एंगल 4 अब नीचे की साइड से कोशिश करते हैं। तो यहां से जब मैं देखता हूं तो एंगल 4 मुझे ये दिख रहा है कि जो एंगल 4 है ये जेड का वो बना रहा है, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। ठीक है, जेड बना रहा है, जेड बनते मुझे ऑल्टरनेट एंगल्स याद आ गए। ठीक है, अब ऑल्टरनेट एंगल्स ये अंदर की साइड है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, और ये इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना, ये वाली और ये वाली, अगर ये इक्वल है तो कौन या एंगल 4 हो गया वो हो जाएगा 40 डिग्री का। ठीक है, एंगल 4 क्या हो जाएगा, मैं इसको दूसरे उसमें लिख लेता हूं, एंगल 4 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब उससे क्या फायदा हुआ, अब तो बस मेरा आंसर आ ही गया ना। एंगल 3 और 4 का सम ही तो है जो मुझसे पूछा है, कौन सा। अच्छा मैं इसको पूरे को ना इरेज कर देता हूँ यहां से, ताकि आपको और थोड़ा ये क्लियर हो जाए। अब मैंने इरेज क्यों किया,
क्योंकि आप यहां से देख सकते हो हमें एक्स एम वाई पूछा है, एक्स एम वाई, ठीक है, और इसको मैंने यहां से लाइन खींची थी। अब मुझे ये वाला कोण 3 माना था मैंने और ये वाला कोण 4 माना था। अब मुझे इसका पूरे का मान बताना है, तो पूरे का मान क्या होगा, 3 + 4 एंगल 3 + एंगल 4, इसका मतलब 45 + 40 डिग्री, और इसका वैल्यू 85 आ जाएगी। ये सभी को समझ में आया कि यस और नो बताइए, ये सभी को समझ में आया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रीजन समझ में आए, अगर आपको रीजन समझ में आएगा तो आंसर याद करने की जरूरत कहीं नहीं रहेगी। हाँ जी शिवकांत जी आप बताइए आपको क्या समझ में नहीं आया। शिवकांत के नाम से जो भी बच्चा है आपको ना बताना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नो नहीं लिखोगे, नो लिखा है तो आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताना पड़ेगा। सबका मतलब कहां से समझ में नहीं आया ये बताओ, सबका मतलब आपको कहां से समझ में नहीं आया ये बताइए। अच्छा आपने एक तो आंसर कर दिया था ना, 180 - 135 45 डिग्री होगा, यस। आप ये बताइए आपने एक तो आंसर कर दिया था ना ये वाला कि एंगल 3, तो ये तो आप ही ने आंसर किया है कि ये 45 डिग्री होगा। हाँ अगर ये 45 है तो 4 के लिए तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जेड बना है, ये इधर कोण 4 है इधर 40, तो 4 और 40 बराबर होंगे, मतलब कोण 4 और 40 बराबर होंगे, तो कोण 4 का मान 40 डिग्री हो जाएगा। अब जो हमसे पूछा है वो 3 और 4 को ऐड करना, ये वाला ही तो एंगल पूछा है, और 3 और 4 को ऐड किया तो 85 आ गया। अब बताइए आपको कहाँ डाउट आया है। देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो आपको पहले ही समझ में आ गया, फिर आपको डाउट कहाँ आया बताना। अभी समझ में आया, यस और नो, अभी बताइए अभी आपको समझ में आया। शिवकांत के नाम से जो बच्चा है वो बताएगा, अभी आपके समझ में आया क्या। 5 सेकंड वेट करता हूँ, आप आंसर कर दो। कहाँ समझ में नहीं आया आप ये बताइए, ये बताओ आपको कहाँ समझ में नहीं आया। अगर आप ऐसे वो करोगे, मैंने शुरू से भी फिर से बता दिया ना, अब आपको क्या समझ में नहीं आया वो बोल के बताना पड़ेगा ना, केवल नो लिखने से काम नहीं चलेगा। एंगल 4 तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स याद है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स याद है क्या। एंगल 4 कैसे है, कैसे नहीं आया, एंगल 4 तो यहां से दिया है ना, बना हुआ है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं पूरा, ठीक है। देखिए ये सबको समझा दिया था मैंने कि यहां मैंने लाइन क्यों बनाई, यहां मैंने ये वाली लाइन क्यों बनाई, ये सभी को समझ में आ गया था, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया था। अब ये लाइन बनाने का फायदा ये हुआ कि अब मैं जो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी और ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ऐसा है। तो जैसे ही मैंने ऊपर वाले की साइड देखा तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों, मैं तीनों का नाम ले लेता हूं, ठीक है, मैं तीनों लाइंस का नाम लिख देता हूं, लाइन 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। अब ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं एक दूसरे के। इसका मतलब क्या है कि इनके एक ही साइड बने जो अंतः कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं कोण ए, ठीक है। अब ए का मान मुझे यहां से निकालना है, तो ये तो आपके समझ में आ गया था कि ए और 135 का जो सम है, हाँ जी बिल्कुल, ये होगा 180 के बराबर, ठीक है। तो यहां से ए तो निकल के आ गया था आसानी से कि 180 - 135 डिग्री, और ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब चूंकि मुझे क्या करना है, इस पूरे का मान बताना है, तो इसके लिए मुझे इसका भी तो मान पता होना चाहिए ना, इस छोटे से का। अब इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं हम, मतलब हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो ये है बी, तो यदि मुझे बी का मान पता चल जाए तो जो एंगल एक्स एम वाई मुझसे पूछा है वो हो जाएगा एंगल ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। अभी एंगल ए प्लस बी कैसे निकलेगा, पहले बी निकाल लेते हैं हम। अब बी कैसे निकलेगा, देखिए बी के लिए ना मुझे यहाँ जेड बनता हुआ दिख रहा है, अब मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। अब आप बताइए आपको ये दिखा कि नहीं, ये जेड बनता हुआ दिखा ना। अगर आपको ये जेड दिख गया तो बी और 40 डिग्री तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो फिर ये इक्वल भी होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए इक्वल भी होंगे। तो एंगल बी हो जाएगा 40 डिग्री, और हमें क्या निकालना था, एंगल ए प्लस बी, तो एंगल ए का मान 45, ये 45, बी का मान 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जब सम करेंगे तो 85 या 85 डिग्री आ जाएगा। अभी आया सभी को समझ में, हाँ जी अभी आया ना, ठीक है, निप्पी कुमार के नाम से, हाँ जी अच्छा, ठीक है, अभी आपको सभी को समझ में आया।
अगली क्लास में भी हम, ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगली क्लास में भी हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे। अगली क्लास में हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अभी हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे मिला के, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हो जिनके, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन या डिस्कस करने की कोशिश करूंगा अगली क्लास में। ठीक है, बस आज समय हो गया है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। ठीक है, ओके ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।